नमस्कार, मैं संदीप सर। आज हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज में अगले क्वेश्चन पर हैं। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं, पहले आप खुद इस आंसर को ट्राई करें, इस क्वेश्चन को अपने से लिखने का कोशिश करें और उसके बाद जरूर इस वीडियो को देखें। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीसीएस में भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन है आपका मॉडर्न इंडिया से। क्वेश्चन है assess the main administrative issues and cultural problems. 1 minute. Assess the main administrative issue and social cultural problem in the integration process of Indian princely state. यानी हिंदी में कहें तो भारतीय रियासतों के एकीकरण में मुख्य प्रशासनिक मुद्दे है ना, प्रशासनिक। यहाँ पर ध्यान क्या देना है? प्रशासनिक एवं सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन करें। मतलब आपको बताना है कि कौन कौन से जो मुद्दे थे, इश्यूज थे जो रिलेटेड थे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, वो एड्रेस करना है और सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है जो इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसी स्टेट के लिए में बीच में आ रहे थे। ठीक है, चलिए इस पर देखते हैं इसका उत्तर कैसा बनेगा, इसको जरा देखा जाए। देखिए फर्स्ट पार्ट, जैसा कि फर्स्ट पार्ट है तो आप इसको चाहें तो आप, मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस में आप चाहें तो एक छोटा सा 20 और 25 वर्ड्स में आप चाहें तो इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। याद रखें यह क्वेश्चन जो आया था यह 150 वर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आज़ादी के बाद करीब करीब 565 प्रिंसी स्टेट थे और उसको मर्ज करना इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम था भारतीयों के सामने और उसको सक्सेसफुली किया गया। लेकिन कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम्स थे तो वो आपको बताना होगा आगे, खासकर किससे, प्रशासनिक और सांस्कृतिक। तो आप थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि है ना, 15 अगस्त कह सकते हैं। 15 अगस्त में इंडिया आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ और बहुत सारे प्रॉब्लम रेज हुए आज़ादी के बाद। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था मेजर इंपॉर्टेंट इशू वाज द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसी स्टेट। तो ये बहुत बड़ा मेजर इशू था कि सारे देशी रियासतों का भारत में एकीकरण करना। इस ढंग से आप थोड़ा सा इसको आगे ले जा सकते हैं। आप चाहें तो इससे अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँ रिक्वेशन के डिमांड पर आएंगे किसी और दिन, किसी और टॉपिक पर यदि बात की जाए तो बहुत सारी इसमें इंट्रोडक्शन या परिचय बन सकता है। लेकिन इस क्लास में चूंकि आंसर राइटिंग है तो आप इसमें 150 वर्ड है तो आप मुश्किल से 20 to 25 वर्ड्स में इसको कंक्लूड करना का प्रयास करें। सेकेंड पार्ट में आप इश्यूज लिखेंगे और इश्यूज में हम लोग दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज यानी प्रशासनिक मुद्दे। प्रशासनिक मुद्दों में क्या क्या हो सकता है कि देशी रियासतों का एकीकरण में, प्रिंसी स्टेट के इंटीग्रेशन में क्या क्या इश्यूज आ रहे थे, जरा देखते हैं। सबसे पहला हम लोग इश्यूज देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट was conducted by Britishers या British with different princely state. Different type of treaties and agreement was conducted by Britishers with different princely state. Different type, अलग अलग तरीके से संधि की गई थी, अलग अलग तरह से संधि की गई थी। किसी को ज्यादा स्वायत्ता दी गई थी, ऑटोनोमस को ज्यादा थे,
किसी को कुछ ज्यादा अधिकार दिया गया था, किसी को कुछ कम अधिकार दिया गया था। ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि सबको एक ही सरकमफ्रेंस में लाना एक कठिन था। यदि आप किसी को ज्यादा आजादी दे देंगे, किसी को कम आजादी दे देंगे, तो ये एक प्रॉब्लम होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटीज था, एग्रीमेंट था। यानी क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्मिटी नहीं था। यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटीज नहीं था, संधियों में एक रूपता नहीं थी। तो आप ये भी कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटीज में, पहले आप हेडलाइन देकर के इसको भी कह सकते हैं और इसको इसमें ऐड भी कर सकते हैं कि लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटीज था इन द एग्रीमेंट एंड द ट्रीटीज। ये एक बहुत बड़ा हर्डल था। ठीक है, अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रिंसी स्टेट। सभी प्रिंसी स्टेट में अलग अलग टाइप के अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन थे, वहां के लॉज अलग थे, पॉलिसीज अलग थी, वहां के लॉज अलग थे, वहां की पॉलिसीज कुछ अलग थी। यानी कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स था, बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स भी आप कह सकते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की वहां पर प्रशासनिक पद्धतियां थी हर स्टेट में, और यह भी एक हर्डल का काम कर रहा था। कहीं पर अलग लॉ थे, किसी स्टेज में अलग पॉलिसीज थी, कुछ स्टेज में, कुछ जो प्रिंसी स्टेट्स थे वहां पर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था जो आज का होता, कुछ जगह पर मॉडर्न भी था, कुछ जगह ट्रेडिशनल था। तो यूनिफॉर्मिटी तो थी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि एक रूपता होगी। सब जगह अलग अलग प्रकार के प्रशासनिक नीतियां और कानून थे, कुछ जगह पर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन भी था, है ना, आधुनिक प्रशासन की पद्धतियां भी थी। और यहां पर भी आपको साफ दिखेगा वह यह होगा कि बहुत सारे जो प्रिंसी स्टेट्स थे वो या तो ट्रेडिशनल वे में ही चल रहे थे। तो ये भी एक सेकेंड पॉइंट बनेगा, मेजर पॉइंट बनेगा। थर्ड पॉइंट किसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो याद रखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, मैनी प्रिंसी स्टेट did not wanted to give up their rights, स्पेशली यदि कहा जाए रेवेन्यू राइट्स, सिविल राइट्स, तो वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। बहुत सारे जो प्रिंसी स्टेट थे, देसी रियासत थे, वो अपने अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहते थे, चाहे वो रेवेन्यू राइट हो या प्रिंसी राइट हो। और इसी से संबंधित एक अलग मुद्दा भी आता है, वह है आपका अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअल पावर। बहुत सारे प्रिंसी स्टेट्स थे, वह बोल रहे थे कि जो मर्ज लेटर पर जो साइन किया गया इंडिया के साथ, यदि हमने मर्ज भी कर लिया तो जिन जिन अधिकारों को हम लोगों ने उसमें मेंशन थे, केवल वो अधिकार देंगे, बाकी अधिकार नहीं देंगे। तो ये मानते थे कि जो रेसिडुअल पावर होगा वो प्रिंसी स्टेट के पास होगा। हम लोगों ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जो साइन किया है उसमें जो इलस्ट्रेट किया गया था पावर, केवल उसी के साथ हम बाउंड हैं, बाकी जो रेसिडुअल पावर है वो किसके पास होंगे, हमारे पास होंगे। तो ये भी एक मैटर था, मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये थर्ड टॉपिक से ही रिलेटेड अनदर टॉपिक था। आगे अगला पॉइंट, अगला था कि सम प्रिंसी स्टेट wanted to go with पाकिस्तान। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जो कुछ स्टेट थे जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, जैसे जूनागढ़। जैसे एग्जांपल जूनागढ़, तो ये भी एक प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था हम लोगों को, सबको। आगे है अगला पॉइंट, देखते हैं अगला जो एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कत है, कनेक्टिविटी।
कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम रेज हुआ आफ्टर पार्टीशन। आफ्टर पार्टीशन क्या हुआ कि कनेक्टिविटी का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो या रोड कनेक्टिविटी हो, इसमें प्रॉब्लम नजर आ रहा है। जैसे कि बहुत लोगों को जो जम्मू कश्मीर जाना होता था, वो अब पाकिस्तान, वो जो रूट थी, रेलवे लाइन जो थी, वो पाकिस्तान से होकर के जम्मू कश्मीर तक आप जा सकते थे। तो अब दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतों में आएगा। फिर जैसे आपको पता ही है कि इस साइड में बांग्लादेश बन गया, तो यहां पर भी अब कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो गया। आज भी आप नॉर्थ ईस्ट जो जाते हैं, वो जो चिकन नेक है उधर से होकर के जाते हैं, बहुत कमजोर कनेक्टिविटी है। और चूंकि बांग्लादेश उस समय क्या हुआ, वो ईस्टर्न पाकिस्तान बना, तो वहां पर भी कनेक्टिविटी का इशू डेवलप हो गया, और ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट हो गया कि कैसे इन सबको जोड़ा जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस किया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इश्यूज हो गया था। अगला प्रॉब्लम है सेवंथ प्रॉब्लम। सेवंथ प्रॉब्लम है कि कंट्रोल ऑन कम्युनलिज्म। कम्युनल राइट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। आपको पता ही है कि पार्टीशन में क्या हुआ था, भयानक रूप से सांप्रदायिकता बढ़ी। तो इस पर कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू बन चुका था। पहले आप उस पर कंट्रोल करेंगे तब तो आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो भारत में तो वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुका था, आपने कई मूवीज में भी इन चीजों को देखा। तो ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहा। एक प्रॉब्लम है कि अभी एक लैक हो गया था, लैक ऑफ सोवेनिटी, यदि कहा जाए लैक ऑफ ब्रिटिश पैरामोन्सी। लैक ऑफ ब्रिटिश प्रोमेंसी एंड सोवेनिटी, जो पैरामोन्सी जो लैक हो गया, एक तरह से जो प्रभुत्व, ब्रिटेन का जो प्रभुत्व अचानक समाप्त हुआ, और एक संप्रभुता जो ब्रिटेन की थी पूरे भारत में जो समाप्त हुई, उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि प्रिंसी स्टेट को अब कैसे हैंडल किया जाए। अभी तक तो ब्रिटेन हैंडल कर ले रहा था, अचानक क्या हुआ, वो तो छोड़कर चले गए। अब किसी को भारत में आना था और किसी को पाकिस्तान में जाना था, लेकिन कोई सुप्रीम पावर नहीं होने के कारण, क्योंकि अभी हमारा देश आजाद ही हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं था, तो एक सोवेनिटी का एक तरह से कहा जाए उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। सोवेनिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। यह भी एक बहुत बड़ा हर्डल था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे है नाइन्थ नंबर है इशू ऑफ बॉर्डर स्टेट। इशू ऑफ बॉर्डर स्टेट भी एक तरह से कहा जाए, यह भी प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान अट्रैक्ट कर रहा था बहुत सारे बॉर्डर स्टेट्स को कि आप मुझ में शामिल हो जाइए, जैसे जोधपुर, जैसे जूनागढ़। तो ये सबको भी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, फिर कुछ और भी है, जैसे बॉर्डर इशू में केवल आप ये नहीं कह सकते हैं पाकिस्तान वाले साइड में पाकिस्तान जो अट्रैक्ट कर रहा था बहुत सारे स्टेट्स को, वो तो था ही, नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम था। नॉर्थ ईस्ट में जैसे मणिपुर ने पहले साइन कर दिया विलय पत्र पर, मर्ज होने वाले डॉक्यूमेंट पर साइन तो कर दिया, लेकिन बाद में कहा कि हम ऑटोनॉमस रहेंगे। बाद में उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं ऑटोनॉमस रहूंगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम था जो बहुत बार बार रेज हो रहा था सबके सामने। फिर
या जम्मू एंड कश्मीर, उसने भी कह दिया कि ना मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा ना भारत के साथ जाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट स्टेट रहूंगा। तो इसका भी एक इशू था कि ना पाकिस्तान ना इंडिया। तो यह सब भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, और यह सब जो बेसिकली है ये सब आपके प्रशासनिक कारण है। क्या क्या है जरा देखा जाए, फिर से देखते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आपको दिखाई दे रहा है, पहला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स था। एक मिनट, एक और भी होगा, हाँ ये है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू क्या था, उसमें पहला पॉइंट है कि ब्रिटेन ने सब देशी रियासतों के साथ में अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट्स कर रखे थे, और किसी को ज्यादा पावर दे रखा था, किसी को कम पावर दे रखा था, यूनिफॉर्मिटी नहीं था ट्रीटी में। तो ये सब प्रॉब्लम्स रेज हो रहे थे आपके इसमें। अनदर पॉइंट है, जरा देखा जाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स भी था। सब जगह अपने अपने लॉज थे, उनकी अपनी पॉलिसीज थी, कुछ जगह मॉडर्न था, कुछ जगह ट्रेडिशनल था, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। फिर कुछ जो थे प्रिंसेस स्टेट, वो अपने राइट्स को छोड़ना नहीं चाहते थे, चाहे रेवेन्यू राइट्स हो, सिविल राइट्स हो, छोड़ना नहीं चाहते थे। अनदर पॉइंट है कि जो रेसिडुअल पावर था वो प्रिंसेस स्टेट उसको गिव अप नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ बोल रहे थे कि जो एग्रीमेंट पेपर पर साइन हुआ मैं उतना ही अधिकार आपको दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। आगे हमने देखा कि कुछ कंट्रीज, कुछ स्टेट, प्रिंसेस स्टेट ऐसे थे जो पाकिस्तान में सीधा जाना चाह रहे थे, जैसे जूनागढ़। फिर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हुआ पाकिस्तान बनने से, कुछ स्टेट्स की रेलवे पाकिस्तान या ईस्टर्न पाकिस्तान होते हुए जाती, तो वहां दिक्कत हो रहा था। आगे देखते हैं कि सांप्रदायिकता बढ़ रही थी, कम्युनलिज्म बढ़ रहा था, कम्युनल राइट्स हो रहे थे, कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स जो थे वो हो रहे थे, तो उसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा मेजर हर्डल था। फिर लैक ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी जो था, पैरामाउंटेसी जो था, और जो सोवरेनिटी था, उसके कारण से भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। सोवरेनिटी, अब उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था, तो अब वो प्रॉब्लम हो रहा था। फिर हमने देखा इशू ऑफ बॉर्डर स्टेट, पाकिस्तान अट्रैक्ट कर रहा था बहुत सारे बॉर्डर स्टेट्स को। जूनागढ़ तो था ही, जोधपुर को भी अट्रैक्ट कर रहा है कि तुम मेरे साथ में आ जाओ। कश्मीर को अट्रैक्ट कर रहा था, कश्मीर पर तो एटलास उसने अपना अटैक भी कर दिया, पता ही आपको। फिर मणिपुर जैसा स्टेट है, पहले साइन कर लेता, बाद में बोलता है कि मैं ऑटोनोमस रहूंगा, तो ये भी प्रॉब्लम है। फिर जम्मू एंड कश्मीर अपने आप में एक प्रॉब्लम था, जो बहुत दिनों के बाद अब जाकर के खत्म हुआ। वह तो ना पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहा था, ना इंडिया के साथ। तो ये सब बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो आपको नजर आए। अब आते हैं हम लोग कल्चरल प्रॉब्लम में, या कल्चरल इश्यूज क्या थे। ये आपका थर्ड पार्ट बनेगा उत्तर का, यानी थर्ड पैराग्राफ भी। और आप, हाँ, हर पार्ट में आप पॉइंट वाइज भी देख सकते हैं। जैसे कि आपने कह दिया कि ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव इशू थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप डाल सकते हैं, और आप कॉमा करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि वर्ड लिमिटेशन है, आपको पता है। तो मैं तो थोड़ा सा ज्यादा बता देता हूं, आप लोग चाहें तो कॉमा कॉमा डाल करके भी आगे आप बढ़ सकते हैं। पहला है सबसे बड़ी बात, लैक ऑफ नेशनलिज्म। इन प्रिंसी स्टेट, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि प्रिंसी स्टेट्स में जो था वह, वहां पर राष्ट्रीयता की भावना बहुत कमजोर थी। उनको एक साथ रखना में ये बहुत बड़ी समस्या हो रही थी। ब्रिटिश इंडिया में तो नेशनलिज्म बहुत ज्यादा प्रवोक हो चुका था, बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था, लेकिन वहां पर नेशनलिज्म की बहुत कमी थी। इसमें बहुत मेजर रोल वहां के रूलर्स का भी था, उन्होंने नेशनलिज्म को प्रवोक नहीं किया। तो एक बहुत बड़ा हर्डल ये आ रहा था। फिर देखिए दूसरा है रिलीजियस डाइवर्सिटी, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ था। रिलीजियस डाइवर्सिटी भी एक मेजर इशू था। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ है ना, हैदराबाद, यहां पर रिलीजियस डाइवर्सिटी भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू हो चुका था, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा सेक्शन मुसलमानों का भी था और हिंदुओं का भी था। तो एक कॉन्फ्लिक्ट था कि वो कहां जाए। हैदराबाद ने तो बाकायदा कह दिया कि मैं वहां का रूलर निजाम था, तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। तो जो रिलीजियस डाइवर्सिटी थी उसको भी टैकल कर पाना कभी कभी दिक्कत बन रहा था। फिर रिलीजियस के साथ साथ लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी थी।
लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी थी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। जैसे और ये आगे आपको मिलेगा भी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य के लिए एक आंदोलन भी चला, बहुत लंबा आंदोलन चला, और उसके बाद आंध्र प्रदेश एक अलग भाषा के आधार पर, लैंग्विस्टिक बेस के आधार पर एक नया स्टेट बना। तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। फिर तेलुगु वाले ये सोच रहे थे कि कहीं उन्हें मराठा लोगों के साथ ज्वाइन न कर दिया जाए, तो वो डर रहे थे। मान लेते हैं कि जब अभी हैदराबाद था, तो हैदराबाद वालों को हमेशा डर बना हुआ रहता था कि कहीं हमें बंबई प्रेसिडेंसी में न डाल दिया जाए, और बंबई प्रेसिडेंसी में मैक्सिमम लोग मराठी बोलते थे। तो यहाँ पर उनको लगता था कि हमारे साथ में हमारे लैंग्वेज और हमारे कल्चर के हिसाब से ये एक तरह से कहा जाए कि ये एक सही बात नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। आगे देखें, 4th नंबर, एथनिक डाइवर्सिटी, निर्जातीय विविधता। यह भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, निर्जातीय विविधता। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, जितने भी स्टेट हैं, सब में अपनी अपनी उन लोगों का अपना अपना एथनिक ग्रुप है। उन लोगों के कल्चर अपने हिसाब से उन्होंने अपने कल्चर को डेवलप किया है। अब उन सबको एक करके एक देश का पार्ट बनाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उड़ीसा में बहुत ट्राइब्स थे, ट्राइबल लोग थे उड़ीसा में बहुत सारे। तो ये भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे कि हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो चूंकि इन सब की एथनिसिटी जो थी वो बहुत सारा अलग अलग थी, और इन सब के कारण से क्या हो रहा था कि वो मेन स्ट्रीम में आने से डर रहे थे। मेन स्ट्रीम मतलब इंडिया में अपने आप को इंटीग्रेट करने में वो डर रहे थे, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी उनकी एथनिसिटी के कारण था। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या उड़ीसा के ट्राइब हो या कुछ और जगह हो, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। आगे देखते हैं 5वां प्रॉब्लम, कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी तो जम्मू एंड कश्मीर में तो सबसे ज्यादा था। जैसे कि मान लिया जाए, जम्मू एंड कश्मीर में जो लद्दाख रीजन था, वहां पर बुद्धिस्ट लोग थे, बुद्धिस्ट पीपुल्स थे, उनकी अपनी कल्चर थी। फिर जो जम्मू रीजन था, वहां पर हिंदू कम्युनिटी ज्यादा थी, और जो कश्मीर था वहां पर मुस्लिम्स थे। तो इतनी डाइवर्सिटी केवल एक ही क्षेत्र में होगी, एक ही रीजन में इतनी डाइवर्सिटी है कल्चरल। अब उन सबको एक कर पाना ये बहुत बड़ी बात थी, ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल था। फिर आप देख सकते हैं कि जो बहुत सारे स्टेट बने, जैसे कि आप एक और भी कल्चरल डाइवर्सिटी में भी आप इसको भी रख सकते हैं, वह है पिप्सू, जिसको 8 राज्यों से मिलकर के पटियाला और जो ईस्टर्न पंजाब रीजन था उसको मिलाकर के 8 राज्यों को मिलाकर के एक स्टेट बनाया गया था पिप्सू। अब वहां पर 8 के 8 राज्यों में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी। एट लास्ट जाकर के वो बहुत लंबे समय के बाद उसे पंजाब में क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। लेकिन जो पटियाला और जो ईस्टर्न जो पंजाब का एरिया था, जिसको मिलाकर के एक स्टेट अलग से बनाया गया था, एक अलग स्टेट बनाया गया था पिप्सू, वहां पर भी कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी। 8 स्टेट्स थे। अब उन सबको एक साथ रख पाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी। आगे देखते हैं और बातें। कितना पॉइंट हुआ? 5 6। आइडेंटिटी, क्राइसिस, यह भी एक इशू बन गया, आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान संकट। कैसे पहचान संकट, जरा देखा जाए। जैसे कि मान लेते हैं कि जो ट्राइब्स थे, जैसे उड़ीसा क्षेत्र के ट्राइब,
उनको लगा कि यदि हम मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। फिर कई स्टेट्स में मुस्लिम, कई प्रिंसी स्टेट में जो मुस्लिम्स थे वो मेजोरिटी में थे, बहुत बड़ी संख्या में थे मुस्लिम स्टेट्स में। उनको भी लग रहा था कि यदि हम मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, यानी मुख्य धारा में यदि आ जाएंगे, भारत के साथ मिल जाएंगे, तो मेरी आइडेंटिटी समाप्त हो जाएगी। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस की भी जो भावना थी वह भी आपको देखने को मिलेगा। फिर राजपूत, बेसिकली राजपूताना इलाका में, जो राजपूताना इलाका में राजपूत थे वह भी बहुत ज्यादा सोच रहे थे। वो उनका मानना था कि हमारी एक आइडेंटिटी है, हम शुरू से रूलर्स रहे हैं, यदि हम भारत के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं तो हमारी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहां था। अगला पॉइंट देखते हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी भी। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी भी एक बहुत बड़ा हर्डल था, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, बोलने की आजादी, बोलने की आजादी, एक्सप्रेशन की आजादी, यूनियन यानी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आजादी, बहुत सारी बातें होती है डेमोक्रेसी में। और चूंकि अभी हाल ही में मुस्लिम लीग ने क्या किया, एक बड़ा आंदोलन, पाकिस्तान आंदोलन क्रिएट करके, पाकिस्तान मूवमेंट क्रिएट करके क्या किया, एक नया देश ही बना दिया। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डेवलपमेंट में अभी सब डर रहे थे। इंटीग्रेशन में डर, एक मन में डर था कि यदि डेमोक्रेसी को ज्यादा बढ़ाया जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि डेमोक्रेसी के कारण आगे चलकर और भी पार्टीशन हो जाए, कोई एक पार्टी पता लगा किसी और नाम पर एक अलग स्टेट की डिमांड कर दे। तो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी भी एक इशू बनता जा रहा था, क्योंकि एक फियर था मन में, एक भय था कि डेमोक्रेसी से क्या हो सकता है, अनदर पार्टीशन हो सकता है। अनदर पार्टीशन हो सकता है। तो एक मन में यह भी डर था। फिर कुछ और पॉइंट, एक और 8वां पॉइंट भी हम लोग देख सकते हैं कि क्लैश ऑफ traditional ideology and modern ideology, which was based on secularism, equality and freedom, and other more rights were also involved in it. तो जो प्रिंसी स्टेट्स थे वहां पर, बहुत सारे प्रिंसी स्टेट्स में क्या था, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजीज थी, वहां पर परंपरागत विचारधारा थी, और कुछ जगह पर मॉडर्न आइडियोलॉजी भी था। मैक्सिमम भारत में क्या था, मॉडर्न आइडियोलॉजी था, वो सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी और फ्रीडम का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो बहुत सारे प्रिंसी स्टेट्स थे वो अभी तक स्ट्रिक्ट थे किस पर, वही पुराने आइडियोलॉजी पर। तो एक क्लैश था। कुछ प्रिंसी स्टेट कह रहे थे हम धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते हैं, हम वुमेन्स को ये राइट नहीं देंगे। तो ये बहुत सारी कल्चरल प्रॉब्लम जो थी वो इश्यूज डेवलप हो गए। तो आपने देखा, कल्चर में दोबारा देख लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कल्चर में आ सकता है, आप लोग इसको डील करेंगे। देखिए, एक तो नेशनलिज्म का लैक है, दूसरा पॉइंट रिलीजियस डाइवर्सिटी, वह भी था, तीसरा लैंग्वेस्टिक डाइवर्सिटी, वह भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, एथनिक डाइवर्सिटी, वह भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। आगे है कल्चरल डाइवर्सिटी, एक ही जगह पर कई टाइप के कल्चर, वह भी डेवलप कर रहा था। फिर आपको मैंने कहा आइडेंटिटी क्राइसिस, बहुत सारे ट्राइबल्स सोच रहे थे कि हम मेन स्ट्रीम में चल जाएंगे तो हमारी पहचान समाप्त हो जाएगी, मुस्लिम सोच रहे थे मेरी पहचान समाप्त हो जाएगी, राजपूत सोच रहे थे राजपूताना इलाका में मेरी पहचान समाप्त हो जाएगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम था जो आपने देखा। फिर आपने क्या देखा, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी में एक फियर नजर आया प्रिंसी स्टेट को लेने में,
क्या नजर आया इंटीग्रेशन में कि अभी हाल ही में एक राष्ट्र पूरा का पूरा एक देश बन गया है स्वतंत्रता के है ना, और यदि डेमोक्रेटिक आइडियाज या मॉडर्न आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आगे चल करके फिर कोई एक नया डिमांड आ जाए कि एक नया स्टेट बना दीजिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो सबको बोलने की आज़ादी, कुछ भी करने की आज़ादी, ऐसा चीजें था। ठीक है, फिर मैंने अभी कहा कि क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज भी था, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न आइडियोलॉजीज। ये सब कुछ कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे जो रिलेटेड थे इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। आप इससे अच्छा लिखें, उम्मीद है, और लेकिन इसको जरूर देखें, इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न में फिर मिलते हैं। नमस्कार।